Hi kids, welcome to today's session. This is Himanshi Singh, your biology master teacher at Vedantu और आज हम आपका चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिस्पांस टू द एबायोटिक फैक्टर्स कि एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रिस्पांस कैसे आते हैं। Moving forward, this is a brief introduction of me. I'm Himanshi Singh, your biology master teacher. Rest everything is on your screen. Moving forward, kids, this is a very important information for the students who are preparing for their NEET examination. So there is a very precious and amazing batch going on for you guys, that is NEET Eklavya batch. इस बैच में एडमिशन लेने के लिए बच्चे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस आर गोइंग टू गेट। तो क्या क्या बेनिफिट्स है नीट एकलव्य बैच के? यू गाइस आर गोइंग टू गेट द बेस्ट फैकल्टी, वो फैकल्टी जिन्होंने AIR 1, AIR 3, AIR 5 और इतने सारे अमेजिंग रैंक्स प्रोड्यूस किया इन द प्रीवियस ईयर्स। ये सारे टीचर्स आप लोगों को प्रिपेयर करेंगे। पूरे 11th एंड 12th का आपको रिवीजन मिलेगा, कस्टमाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज मिलेंगी फॉर योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायोलॉजी। जैसी आपकी प्रिपरेशन है, जैसे आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और वीक सब्जेक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स, रिगरस डाउट सॉल्विंग स्पेसिफिकली फॉर योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज एंड देयर एनालिसिस। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। एनालिसिस में आपको ये पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, व्हाट इज़ योर रैंक, आपने कितने आंसर सही दिए, कितने गलत दिए, so that you can improve yourself. Not only this, you guys are going to get the personal teacher and the master teacher for doubt solving. और lastly आप लोगों को टेस्ट डिस्कशन भी मिलेगा, राइट? तो जब आपके टेस्ट हो जाएंगे तो आपके पास उसका डिस्कशन भी प्रेजेंट होगा, सो दैट यू नो कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है अपने एग्जामिनेशन में। इस बैच में एनरोल करने के लिए बच्चा आपको सिर्फ एक ही काम करना है, दैट यू गाइस हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लिक अपॉन दैट लिंक एंड रजिस्टर राइट अवे। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपको एग्जामिनेशन की डेट्स मिल जाएंगी, दैट इज 3rd and 5th of June 2022 एंड द डेट टाइमिंग इज 2 PM, राइट? तो आपके पास अभी भी टाइम है, प्लीज गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एकलव्य बैच। मूविंग फॉरवर्ड बच्चे, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर्स को पढ़ा था। वी हैव टॉक्ड अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स जैसे वाटर, टेम्परेचर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉइल, लाइट एक्सेट्रा। ये जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये बायोटिक फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, राइट? Ideally, the organism should try to maintain the consistency of its internal environment, a process called homeostasis. जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? What is the ideal temperature of our body? That is 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस अंदर मेंटेन रहता है, इररिस्पेक्टिव कि बाहर कितने डिग्री सेल्सियस है, वेदर इट इज 45 डिग्री सेल्सियस और वेदर इट इज 12 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। कोई भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, so ideally the organism should try to maintain the consistency of its internal environment known as homeostasis. ठीक है, despite varying environmental conditions that tend to upset this homeostasis. बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो टेम्परेचर बॉडी का भी चेंज होने लग जाएगा, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होने लगता है। बट डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। So let's take up an analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so, even when it is scorching hot or the freezingly cold outside. ठीक है, तुम्हारे पास कितना रहना चाहिए टेम्परेचर? 25 रहना चाहिए। तो जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम अपने घर में क्या करते हैं? AC चला के रखते हैं, राइट? और ये AC क्या करता है बेटा? हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है, right? So it can be achieved at home or in the car while traveling and at the workplace by using air conditioner. तो air conditioner हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। And similarly we can use heaters in the winter. So then his or her performance would always be maximum regardless of the weather around. ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली होता है, and that process is known as homeostasis. तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर का ग्राफ आ गया, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल लेवल दिखाई दे रहा है और इंटरनल लेवल दिखाई दे रहा है। बाहर का इन्वायरमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, बट स्टिल द इंटरनल वन इज मेंटेन, राइट? तो ये क्या होता है? रेगुलेटर, जिनके अंदर क्या होता है बेटा? सारी चीज़ें मेंटेन रहती है, इनको कुछ नहीं करना होता।
जैसे हमारी बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा मेंटेन रहेगा। कुछ होते हैं हमारे पास पार्शियल रेगुलेटर्स, जिनमें इनिशियली तो चेंजेस आते रहते हैं एनवायरनमेंट के साथ एंड देन दे आर गोइंग टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास इंटरनली थोड़ा थोड़ा हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं, फिर हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलता जा रहा है एंड फाइनली देयर इज प्रेजेंस ऑफ द कॉन्फॉर्मर्स। और कॉन्फॉर्मर्स क्या है हमारे पास, जो बिल्कुल भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर या अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन कर पाते। इनके अंदर सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट आएंगे। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो वी हैव 3 डिफरेंट कंडीशंस, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स। तो सबसे पहले हम रेगुलेटर्स की बात करते हैं कि रेगुलेटर्स क्या होता है, हाउ आर दे गोइंग टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सो सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल, राइट, कुछ फिजियोलॉजिकल बिहेवियर्स के थ्रू। समटाइम्स द बिहेवियरल मीन्स ऑल्सो, फिजियोलॉजिकल मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस चलते रहते हैं, राइट, अलग अलग तरीके की स्वेटिंग हो रही है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा और वी आर स्टार्टिंग टू शिवर, राइट, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए। बिहेवियरल चेंजेस, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो हम घर के अंदर बैठे हुए, दिस इज आवर बिहेवियर कि बाहर बहुत धूप है अभी बाहर नहीं निकलेंगे, राइट, दिस इज बिहेवियरल factor, right? So there can be presence of the physiological and the behavioral means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration etc. और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो हम अपनी बॉडी के अंदर बेटा क्या करेंगे, इंटरनल क्या कहते हैं वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन करके रखेंगे, तो हम ऑस्मो रेगुलेशन भी शो करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है रेगुलेटर्स के, ऑल द बर्ड्स, मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, बहुत कम लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेटिंग द वाटर एंड सॉल्ट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गए, जैसे इग्वाना इज बास्किंग इन द सन, ये कैसा है बेटा, इज दिस बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ये बिहेवियरल है या फिर तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। तो हम लोग धूप में बैठे हैं, ये इग्वाना हमारे पास धूप में बैठे हैं, दिस इज बिहेवियर, राइट, ये उसका बिहेवियर है। एलिफेंट इज कूलिंग ऑफ विद द हेल्प ऑफ द वाटर, दिस इज अगेन बिहेवियरल, राइट, ये हमारे पास बिहेवियरल हो गया, ये भी हमारे पास बिहेवियरल मीन्स हो गए। कुछ हमारे पास फिजियोलॉजिकल मीन्स भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, हमारी बॉडी मेंटेन करके रख रही है आपका टेम्परेचर, ठीक है, कैसे, स्वेटिंग के थ्रू, दिस इज फिजियोलॉजिकल। The success of the mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature. तो हमारे पास जो मैमल्स है वो क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं और इसी वजह से मैमल्स हमारे पास सहारा डेजर्ट जैसे हॉट इन्वायरमेंट में एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द कोल्ड इन्वायरमेंट लाइक अंटार्कटिक रीजन, राइट। सो बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन देयर ओन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the one that is used by the human. We maintain our body temperature at a constant value of 37 degrees Celsius. In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. बहुत ज़्यादा sweating होती है, ये sweat evaporate होता है and it brings a cooling effect in our body. Not only this बच्चों, इसके साथ साथ हमारे पास जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो body starts shivering, right? तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरीका हो गया बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो होम्योस्टेसिस इज ऑप्शन ए ट्रेंड टू रेजिस्ट द चेंज एंड ऑप्शन बी डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बड़ा इजी पीजी सा क्वेश्चन है, यू गाइस कैन गिव मी द आंसर। चेक कर लेते हैं आपको होम्योस्टेसिस समझ में आया या नहीं। Let's see what's the answer and the answer is tendency to resist the change, right? तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसको रेजिस्ट करके मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे, राइट। सो होम्योस्टेसिस इज रेगुलेशन ऑफ योर टेम्परेचर एंड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट वन, द रिजल्टिंग इवेपोरेशन। अच्छा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग की वजह से क्या होगा बच्चा, इवेपोरेटिव कूलिंग होगी। Similar to what happens when with a desert cooler in operation, right? Bringing down the body temperature. तो बहुत ज़्यादा evaporation होगा तो heat भी हमारे साथ move कर जाएगी।
In winter, when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start to shiver, a kind of exercise which produces heat and rises the body temperature. Plants, on the other hand, do not have any such mechanism to maintain their internal body temperature. तो plants तो हमारे पास maintain नहीं कर सकते. फिर plants किस category में आएंगे? In which category the plants are going to fall? And the category is known as conformers. जो भी कोई अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्फॉर्मर्स, राइट. सो ऑर्गेनिज्म हु आर अनएबल टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर नोन एज कॉन्फॉर्मर्स. And 99% of the animals and all the plants, right, all the plants are your conformers. Their body temperature changes with the ambient in temperature. Ambient का मतलब क्या हो गया? Environment, surrounding, right, environmental और surrounding environment. तो जो बाहर का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा. इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient air, water, osmotic concentration, etc. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होगा? जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो भी चेंज होता चला जाएगा. अब बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाई इज इट सो दैट 99% आर कॉन्फॉर्मर्स और सिर्फ 1% हमारे पास कैसे रेगुलेटर है. तो हम इन 1% में आते हैं जो रेगुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर. बट ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज इट सो? ऐसी क्या खास बात है या ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ इतने कम एनिमल्स कैसे हैं? रेगुलेटर्स है. द रीज़न इज बिकॉज थर्मो रेगुलेशन और बीइंग रेगुलेटर्स इज एक्सपेंसिव. इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव. हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, राइट. सो इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस. मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस जहाँ पे आपकी बहुत सारी एनर्जी यूज़ होगी, राइट. यूज़ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी लगेगी और सारे ऑर्गेनिज्म इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव for many small animals like shrews and the hummingbird. Heat loss or the heat gain is a function of surface area. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट लॉस होगी, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी ही कम हीट लॉस होगी. जैसे हमारे पास कप के अंदर टी रखी हुई है एंड देयर इज टी इन अ सॉसर, राइट. तो किस में से ज़्यादा हीट निकलेगी? ऑब्वियसली दिस विल रेडिएट मोर हीट इन कंपैरिजन टू दिस. तो यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया मीन्स मोर हीट रेडिएशन, मोर हीट रेडिएशन. एंड स्मॉल का मतलब क्या हो गया? हमारे पास कम हीट रेडिएशन होगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ हीट ज़्यादा होगा. सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम. अब इनके पास जैसे ये स्मॉल एनिमल है, इसकी वॉल्यूम कम है और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है. दे टेंड टू लूज द बॉडी हीट वेरी फास्ट. बहुत जल्दी जल्दी इनकी बॉडी हीट क्या करती है? मूव करने लग जाते हैं. एंड दिस इज द रीज़न वाई वी नेवर सी स्मॉल एनिमल्स इन अ वेरी कोल्ड एरिया. जैसे आपने पोलर बियर्स देखे हैं, पेंगुइन्स देखे हैं, दे आर ऑल लार्ज इन साइज. ये छोटे नहीं है, दे आर वेरी ह्यूज इन साइज. ठीक है. सो सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, they tend to lose the body heat very fast when it's cold outside. Then they have to expend much more energy to generate the body heat through metabolism. ठीक है. This is the reason why we rarely found the small animals in the polar region. क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी मेंटेन करने के लिए उनके पास हीट मेंटेन करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है. Some species have evolved the ability to regulate but only after a limited range of the external condition. तो कुछ टाइम तक तो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होते रहेंगे, फिर उसके बाद ये रेगुलेट करेंगे. वी कॉल देम एज पार्शियल रेगुलेटर्स, राइट. So but only over a limited range of the environmental condition beyond which they are simply conformers, right. तो कुछ टाइम तक रेगुलेट करेंगे और फिर दोबारा से कॉन्फॉर्मर्स बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज योर क्रोकोडाइल. तो क्रोकोडाइल क्या करेंगे? अपनी स्नाउट को वाटर के ऊपर रखेंगे फ्रॉम द फ्रीजिंग चिली वाटर, सो दैट दे आर गोइंग टू हैव दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर रेगुलर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. Now here comes your next question for you guys. The smaller animals tends to lose the body heat dash when it is cold outside.
लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी फास्ट, राइट, बहुत जल्दी। सो बहुत जल्दी वो अपनी बॉडी हीट को लूज करना स्टार्ट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बिहेवियरल मेथड्स, राइट। सो बिहेवियरल मेथड्स में हमारे पास आ जाएगा माइग्रेशन, राइट। सो द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररीली, कुछ टाइम के लिए वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे टू अ मोर हॉस्पिटेबल और मोर फेवरेबल एरिया। और जैसे ही हमारे पास पीछे जो अपना घर था वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कंडीशंस रेगुलर हो जाएंगी, राइट, तो हम वापस आ जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ माइग्रेशन। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैबिटेट है, विंटर सीजन आ गया है, अभी क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे टू अ हॉस्पिटेबल एरिया जहाँ पे हमारे पास थोड़ा वार्म इन्वायरमेंट प्रेजेंट हो। जैसे ही विंटर सीजन जाएगा तो दोबारा से वापस आ जाएंगे टू देयर old region, right? So many animals, particularly birds, during the winter undertake long distance migration, बहुत लंबा migration करते हैं। One of the very 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 important example is in front of you. So every winter the famous Keolado National Park, right, in Bharatpur, right, Rajasthan. So Keolado National Park in Rajasthan hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन से जो नॉर्दर्न रीजन है साइबेरिया, वहाँ से हमारे पास ये बर्ड्स हर बार हर विंटर के अंदर क्या करते हैं, भरतपुर में आते हैं टू दिस नेशनल पार्क, राइट, टू हैव अ हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट। तो जैसे इनको हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ये क्या करेंगे, वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होने लगेंगी दे विल गो बैक टू देयर ओन नेशन, तो साइबेरिया वापस चले जाएंगे। The next method is suspended. This is again behavioral, right? So suspended में क्या हो गया, the bacteria, fungi and the lower plants, various kind of the thick wall spores, बहुत ज़्यादा thick wall spores बना लेंगे, इतने ज़्यादा thick wall spores बन जाएंगे जो harmful environment में आराम से survive कर सकते हैं। और जैसे सक्सेसफुल कंडीशंस आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, the spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years even under the adverse condition. तो बाहर चाहे कितनी ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो, दे कैन ईजिली सर्वाइव, और सर्वाइव करने के बाद जब भी फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा जर्मिनेट करेंगे और नया इंडिविजुअल बना लेंगे। सो दे आर गोइंग टू मेक अ न्यू इंडिविजुअल। Some other examples are in the higher plants the seeds, right? Seed is one another example. Are some other vegetative reproductive structures serve as the mean to tide over the period of stress beside helping in the dispersal. So dispersal के साथ साथ क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल मॉइस्चर आएगा, टेम्परेचर आएगा, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल इंक्रीज एंड दे विल स्टार्ट टू जर्मिनेट। बट दिस कंडीशन इन विच देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज रिड्यूस, तो ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मिनिमल एक्टिविटी चल रही है, सो दैट दे कैन सर्वाइव, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी क्या होता है बच्चा, जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट इतना कम हो गया कि उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, देर इज नो ग्रोथ बट देर इज जस्ट सर्वाइवल, तो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं हो रही, कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं चल रहे हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये डॉर्मेंसी से बाहर आएंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। ऐसी सेम कंडीशन हमारे पास एनिमल्स में भी हो सकती है। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनएबल टू माइग्रेट, जैसे बहुत बड़ा बियर प्रेजेंट है, राइट, कैन यू सी दिस बियर, ये हमारे पास बियर प्रेजेंट है। नाउ दिस बियर इज सो इट्स सो ह्यूज, ये ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा घूम नहीं सकते। नाउ व्हाट आर दे गोइंग टू डू टू एस्केप द harmful condition, they are going to escape in time. कैसे करेंगे escape in time? By sleeping, right? So they are going to sleep in the cold winter and this sleep is known as hibernation. So hibernation is your winter sleep. Winter sleep को हम hibernation बोलते हैं। Similarly there is presence of something known as your estivation, जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, समर में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, sleep करेंगे, right? So this is your summer sleep. So some snails and the fishes go into the estivation to avoid the summer related problems and that is heat and desiccation. तो heat and desiccation क्या होता है बच्चा, water loss। तो इन सारी conditions को क्या करेंगे, हमारे पास overcome कर देंगे।
अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, सम ऑफ द जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स कौन होते हैं बच्चों? सबसे पहले मैं आपको वर्ड का मतलब समझाती हूँ प्लैंक्टॉन का। तो प्लैंक्टॉन का मतलब क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रीज ऑल द इंक। ठीक है, सो सबसे पहला वर्ड आपके पास आ गया प्लैंक्टॉन। प्लैंक्टॉन का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग। तो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स जो वाटर बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स, जहाँ पे हमारे पास दो तरीके के आ जाते हैं, फाइटो प्लैंक्टॉन और एक होता है हमारे पास जू प्लैंक्टॉन। फाइटो प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं हमारे पास? फाइटो प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट्स की तरह, एंड दे आर गोइंग टू फ्रीली फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। जू प्लैंक्टॉन्स क्या हो जाएंगे? जो एनिमल्स की तरह, एंड दे आर गोइंग टू फ्रीली फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। So, under unfavorable conditions, zooplankton species in the lakes and the ponds are known to enter diapause state. Right? So, diapause में क्या होगा? यहाँ पे भी हमारे पास ग्रोथ कैसी रहेगी? सस्पेंडेड रहेगी, जस्ट लाइक योर डॉर्मेंसी। तो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, एक अपने आसपास क्या कहते हैं फेवरेबल कंडीशन में मेंटेन सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर लेगा और वहां पे सर्वाइव करता रहेगा। Now here comes your another question. So under unfavorable condition, many zooplankton species in lakes and the ponds are known to enter a state of suspended development called as. Read the question carefully. Easy peasy lemon squeezy. So let's see what's the correct answer, and the correct answer is option B, that is diapause. तो diapause हमारे पास correct answer है। Now it's your quiz time. All the very best to you guys, and I am going to show you the questions. Quickly give me the answers in the comment box. Coming back to the point, in case if you guys have any doubts, any confusion, कोई भी doubt, कोई भी confusion रहता है, और if you guys want to convey something to ma'am, please drop it in the comment box, right? So comment box में उसको mention करना मत भूलना. And here comes your question. So here comes the quiz time. If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has some alternatives like regulate, conform, migrate, or suspend. Read the option carefully, read the question carefully. Yes, kids. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Let's see what's the correct answer. The correct answer is third and fourth. तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. And the question is, if the stressful conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has some alternatives like migration, hospitable environment में move कर सकते हैं, और they can suspend. ठीक है, रेगुलेट कब होता है? रेगुलेशन का मतलब हो गया कि आप नॉर्मली और हर टाइम करो, इट्स नॉट फॉर यू नो अ लोकलाइज और अ शॉर्ट ड्यूरेशन कंडीशन, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन, आपकी बॉडी अपने आप करेगी, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। और कॉन्फॉर्मर की बात करें इस वाले क्वेश्चन में बच्चों, कॉन्फॉर्मर कंडीशन की बात करें तो कॉन्फॉर्मर में तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन हो, लॉन्ग ड्यूरेशन हो, कुछ भी हो, आपकी बॉडी अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकती। Here comes your next question. The organism in which body temperature changes with the ambient temperature, and in the aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid change with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are simply. Read the question carefully. सोच समझ के आंसर दे रहा बच्चों. Take your time.
5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Let's see what's the correct answer. And the correct answer is conformers. So organism in which the body temperature changes with the ambient temperature, and in the aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid changes with the ambient water osmotic concentration. तो जब चेंज हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मर्स. और अगर मेरी बॉडी क्या करेगी? उसको रेगुलेट करेगी, मेंटेन करेगी, राइट? द ऑर्गेनिज्म इन विच द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एंड डज नॉट चेंज विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, देन वी आर नोन एज रेगुलेटर्स. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Just as a person moving from Delhi to Shimla to escape the heat for the duration of the hot summer, thousands of migratory birds from Siberia and the other extremely cold northern region moved to. Read the question carefully. ओके 3, 2, 1. टाइम्स अप. ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है. एंड द आंसर इज कियोलारियो नेशनल पार्क, राइट, जो हमारे पास भरतपुर में प्रेजेंट है. तो वहाँ पे हमारे पास साइबेरिया से बर्ड्स माइग्रेट करके आती है एवरी विंटर सीजन टू एस्केप द अनफेवरेबल कंडीशंस. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन बच्चों. अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आपके लेक्चर में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अडेप्टेशंस व्हिच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट way how the organism maintain and regulate their body temperature. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स है उसको कैसे फाइट करते हैं ऑर्गेनिज्म, और दे मेंटेन देयर ओन कंडीशंस. कैसे कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्क्रॉचिंग हीट में ग्रो कर सकता है. हाउ सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सर्वाइव इन अ वेरी लो कंडीशन, वेरी लो टेम्परेचर कंडीशंस, राइट. सो ये आंसर क्या है? अडेप्टेशंस. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशन. So adaptation is any attribute of the organism which can be morphological. It means because of the changes in the morphology. For example, like having a dark complexion, having a very light skin, right? Physiological changes, आपकी body के अंदर किस तरीके से changes हो रहे हैं, physiology कैसे चल रही है, and of course because of the behavior that enables the organism to survive, and not just survive but reproduce in its habitat. ठीक है, तो जैसे हमारे पास कैमल है, how the camel is able to surviving in this particular scorching heat, या हमारे पास पोलर बियर इतने ठंडे पानी इतने ठंडे इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. ये सब क्या हो गया? अडेप्टेशंस की वजह से हो गया. सो इट कैन बी फिनोटिपिक और इट कैन बी जीनोटिपिक. दो वर्ड्स आ गए हमारे पास, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक. फिनोटिपिक का मतलब क्या हो गया बच्चा? एक्सप्रेशन, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है. जैसे आपके पास फिजियोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, बिहेवियरल हो गया, राइट. ये ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके पास. जैसे आप लोग किसी ठंडी जगह पे गए तो आपकी बॉडी ने क्या किया? शिवरिंग स्टार्ट कर दिया, आपकी बॉडी ने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप एकदम वाइट दिखने लगते हो. दिस इज फिनोटिपिक. एक होता है जीनोटिपिक. जीनोटिपिक का मतलब क्या हो गया? ये आपकी जीन्स के अंदर प्रेजेंट है एंड इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, ये आपकी जीन्स के अंदर ही आ गया. तो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा. तो हर किसी को ये सारी चीज़ें मिलने वाली है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? फिनोटिपिक कंडीशन. फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक कंडीशन. जीन्स के अंदर प्रेजेंट होगा तो जीनोटिपिक. अगर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल एक्सप्रेशन आ रहा है तो ये क्या हो गया आपके पास? फिनोटिपिक. सो फिनोटिपिक अडेप्टेशंस आर फेवरेबल चेंजेस इन द मॉर्फोलॉजी एंड द फिजियोलॉजी which develop in response to the change in the environmental condition. तो क्या है यहाँ पे कीवर्ड? कीवर्ड मैं हाईलाइट करती हूँ बच्चों. द कीवर्ड ओवर हेयर इज कि फिनोटिपिक अडेप्टेशंस डेवलप होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन. ये तब आएंगे जब एनवायरमेंट के अंदर चेंज होगा. जब आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे जाओगे तब आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे जाओगे तब आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, राइट. दिस इज नोन एज फिनोटिपिक अडेप्टेशन. दूसरा क्या आपके पास? जीनोटिपिक. वो जो पहले से आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना. जीन्स तो पहले से प्रेजेंट है, वो थोड़ी ना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आ रही है. तो जीनोटिपिक पहले से आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा. नाउ देयर इज सम ऑफ द अडेप्टेशंस इन द एनिमल. द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंगारू रैट इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट.
So in the absence of the external source of water, the kangaroo rat in the North American desert ऑक्सीडाइज इंटरनल फैट्स, तो ये फैट्स को तोड़ देंगे. जब भी फैट टूटेगा तो वाटर रिलीज होगा, मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होगा. दिस वाटर इज यूटिलाइज टू कंडक्ट द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो ये बाहर से वाटर नहीं पीते क्योंकि इनको वाटर मिलता नहीं है, एंड दे डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी कि वो वाटर को ड्रिंक भी करे. सबसे पहली चीज है ही नहीं अवेलेबल, तो उन्होंने बोला कि छोड़ो यार, हम अपने आप मैनेज करेंगे. एंड हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज? ऑक्सीडेशन ऑफ इंटरनल फैट. तो इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज कर देंगे और क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक वाटर को यूज कर लेंगे. इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन. अपने यूरिन को क्या कर सकता है? कॉन्सेंट्रेट कर सकता है. सो दैट द मिनिमल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज यूज टू रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. बहुत कम वाटर के साथ अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देंगे फॉर कंजर्विंग द वाटर. नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशन इन द प्लांट्स टू द डेजर्ट कंडीशन. बहुत ज़्यादा डेजर्ट कंडीशन में प्रेजेंट है. सो द अडेप्टेशन इज मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक क्यूटिकल. बहुत ही ज़्यादा थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी. दिस इज योर एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? मोटी सी बड़ी सी थिक सी लेयर प्रेजेंट है क्यूटिकल की. ये क्यूटिकल कैसी होती है? वैक्सी लेयर होती है. तो जब भी आपके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के लिए आएंगे तो उस वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल कर देगा, हैंस हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर. तो ट्रांसपीरेशन रेट को कम कर देगा. इसके अलावा क्या होगा बेटा? दे हैव स्टोमेटा अरेंज इन द डीप पिट्स नोन एज संकन स्टोमेटा. तो एक तो आपका स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है सरफेस पे, ये नॉर्मल कंडीशन है. ठीक है, ये नॉर्मल है. आपका स्टोमेटा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, नॉर्मल है. एक होता है आपके पास संकन. संकन मीन्स प्रेजेंट डीप इनटू द लेयर्स, राइट. तो ये आपके पास एपिडर्मिस आ गया. एपिडर्मिस के ऊपर क्या आ गया? आपके पास क्यूटिकल की लेयर आ गई. ठीक है, एंड वी हैव दिस स्टोमेटा दैट इज प्रेजेंट समवॉट इनसाइड. तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? अंदर की तरफ प्रेजेंट है. संकन, संकन इनटू द डीप लेयर्स. अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा? हमारे पास ना छोटे छोटे पतले पतले ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे ओवर हियर. तो ट्राइकोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा? ये जो पर्टिकुलर एरिया हमारे पास बन गया, यहाँ पे वाटर वेपर्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? वाटर वेपर्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे. ये वाटर वेपर जो आपके अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को क्या कर देगा? कम कर देगा. सो डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. तो वाटर का लॉस कैसा हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा. वाटर का लॉस कम होगा तो ऑर्गेनिज्म अच्छे से डेजर्ट में ग्रो कर पाएगा. ठीक है, सो दे हैव द संकन स्टोमेटा टू मिनिमाइज द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन. तो दो चीजें ट्रांसपीरेशन के लिए, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा. थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा. They also have the special photosynthetic pathway known as CAM pathway which enables the stomata to remain closed during the daytime. तो डे टाइम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है, अगर हमारा स्टोमेटा ओपन होगा गैशियस एक्सचेंज के लिए, उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस होगा. तो इनके पास एक स्पेशल तरीके का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज कैम फोटोसिंथेटिक पाथवे, जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म रात को अपना स्टोमेटा ओपन करता है. राइट, रात को अपना स्टोमेटा ओपन करता है व्हेन द टेम्परेचर इज लो एंड द रेट ऑफ वाटर लॉस विल बी लेस. ठीक है, तो बहुत कम वाटर का लॉस होगा, गैशियस एक्सचेंज आराम से हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी रात को ही कर लेंगे. ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास अडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट. अलॉन्ग विद दिस सम ऑफ द प्लांट सच एज ओपुंशिया. तो ये आपको ओपुंशिया दिखाई दे रहा है. दे हैव नो लीव्स. राइट, इनके पास कोई भी लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज लीव्स आर रिड्यूस टू द स्पाइन्स. तो लीव्स का क्या क्या हमने स्पाइन बना दिया. हमारे पास इस तरीके से लीव प्रेजेंट होती तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है ना, सारा पानी बाहर आ जाता. बट अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इस तरीके से कंडीशन प्रेजेंट है, स्पाइन्स प्रेजेंट है. हमारे पास लीफ नहीं है, हमारे पास क्या है? स्पाइन्स है. तो स्पाइन्स आ गई बच्चे. अब ये स्पाइन्स क्या करेंगे? हमारे पास स्पाइन्स प्रेजेंट है तो कम वाटर लॉस होगा. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा मैम, अगर हमने लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया विच इज़ वेरी स्मॉल निडल लाइक स्ट्रक्चर, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? कौन करेगा फोटोसिंथेसिस? हु इज गोइंग टू डू द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? द फोटोसिंथेसिस विल बी टेकन अप बाय द फ्लैट स्टेम. राइट, तो आपकी फ्लैट स्टेम क्या करेगी? ये काम करना स्टार्ट कर देगी. एंड दिस मॉडिफाइड स्टेम इज नोन एज, ये जो मॉडिफाइड स्टेम है इसका हमारे पास नाम क्या होता है बच्चों? शायद आप लोगों को पता हो, सम ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, दैट इज फिलोक्लेड. राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिलोक्लेड.
तो हम इसको क्या बोलते हैं, फिल्लोक्लेड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अडेप्टेशन आ गया इन योर डेजर्ट प्लांट्स। मैं एक दोबारा रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास डेजर्ट एनिमल आ गया कैंगारू रैट, दैट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज द इंटरनल फैट। इंटरनल फैट का ऑक्सीडाइजेशन होगा टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। बॉडी के ऊपर फर प्रेजेंट होगा टू रिड्यूस द वाटर लॉस, ठीक है। ये कुछ अडेप्टेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अडेप्टेशन इन द प्लांट्स, जहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है बच्चे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा फॉर रिड्यूसिंग द वाटर वेपर लॉस। स्टोमेटा हमारे पास रात को ओपन करेंगे, दे आर गोइंग टू हैव द स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जो नाइट में फोटोसिंथेसिस अलाउ करेगा, दैट इज नोन एज कैम पाथवे। फाइनली यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, इन सम प्लांट्स सच एज ओपुंशिया देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम known as phylloklade that is going to do the photosynthesis and the leaves will be converted into spines। अब ये जो leaves spines में convert हो रही है, यहाँ पे large surface area present है, large surface area होगा तो ज़्यादा water का loss होगा, spines present होंगी, less surface area present होगा, less surface area होगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास कम water loss करेगा, ठीक है। Moving forward, and here comes your interactivity part. So kangaroo rats do not need to drink water, and option B क्या हो गया आपके पास, avoid eating fats। Read the options carefully and select the correct answer। Easy peasy lemon squeezy, बहुत easy question है, and the answer is do not need to drink water। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, internal fats का oxidation to हो जाएगा to meet their water requirements। Now here comes some of the rules for the survival in the different temperatures। So the first one is the Allen's rule। तो Allen's rule Allen the scientist ने दिया था। So mammals from the colder climate generally have shorter ear, ठीक है। तो colder environment में जो organisms रहते हैं उनके short ears present होते हैं, and the limbs to minimize the heat loss। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा surface area जितना ज़्यादा होगा, surface area जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा heat loss होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, organism का जो surface area उसको reduce कर रहे हैं। मेरे कान बहुत बड़े बड़े होंगे या मेरे कान बहुत छोटे छोटे होंगे, अगर मेरे कान बहुत बड़े बड़े हैं जस्ट लाइक अ एलिफेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास एलिफेंट के जैसे बड़े बड़े ईयर्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट का लॉस होगा। हमने छोटे छोटे ईयर्स कर लिए, छोटे छोटे ईयर्स प्रेजेंट है, लेस सरफेस एरिया, लेस लॉस ऑफ द हीट, मतलब ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट को स्टोर करके रखेगा। सेम चीज़ लिम्स के साथ है, जितने ज़्यादा लंबे लंबे लिम्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा हीट का लॉस होगा, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलेंस रूल है। सो इफ द polar seas aquatic mammals like seals have thick layer of the fat, right। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट है यहाँ पे अंडर द स्किन विच इज नोन एज ब्लबर, ठीक है। ये क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ इंसुलेटर, जो बॉडी हीट को बाहर आने से प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट, ठीक है। तो बॉडी हीट का लॉस कराने में प्रिवेंट करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि उनके पास एक तो ब्लबर प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, शॉर्ट लिम्स एंड शॉर्ट ईयर टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। अनदर अडेप्टेशन विच इज़ अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। सो सम ऑर्गेनिज्म पोजेस अडेप्टेशंस दैट आर फिजियोलॉजिकल एंड विच अलाउज देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली। तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, जैसे बॉडी में स्वेटिंग होने लगी, हम इसके लिए कोई थोड़ी ना स्टिमुलस देते कि भाई स्वेटिंग स्टार्ट हो, नो, आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत भी चेंज होता है ना एनवायरनमेंट पे, वो सब पता चल जाता है, राइट। बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो जब बॉडी को पता चल जाता है कि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो स्वेटिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन दे स्टार्ट द स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी, एंड दिस इज वन ऑफ द क्विकेस्ट रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, क्विकेस्ट होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। सो इफ यू हैव एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, लेट्स से रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर इन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत,
यू मे हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस. सो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगी. इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नॉजिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन. दिस इज बिकॉज इन द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, राइट. जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होगा हाई एल्टीट्यूड्स के साथ, द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन. ठीक है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैस डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड इन द एनवायरमेंट. तो कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर में मूव करेगा, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट होगा. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बाहर का नॉर्मल कंडीशन में, जहाँ हम भी यहाँ पे बैठे हैं, दिल्ली नोएडा में बैठे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास बाहर का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, हमें प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल रही है इन ईच एंड एवरी ब्रीथ दैट वी आर टेकिंग राइट नाउ. बट जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है बेटा? ऑन द हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा हमारे पास? जस्ट अ सेकेंड. हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा हमारे पास? जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है. तो इन्वायरमेंट में भी कम ऑक्सीजन अवेलेबल है, आपकी बॉडी के अंदर तो कम ऑक्सीजन है ही ऑलरेडी, तो जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमें नॉजिया फील होने लगता है, फटीग, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, हार्ट पाल्पिटेशन, एकदम पता चलता है कि हार्ट हमारा पंप कर रहा है, राइट. बट ग्रेजुअली यू गेट अक्लेमेटाइज. आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ यूज टू हो जाते हैं एंड यू स्टॉप एक्सपीरियंसिंग द एल्टीट्यूड सिकनेस. ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हमारे पास एल्टीट्यूड सिकनेस बंद हो जाता है. बट ये बॉडी ने किया कैसे? हाउ द बॉडी इज गोइंग टू डू दिस थिंग, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न, राइट. सो बॉडी कॉम्पनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल्स. जो हमारी आरबीसी है वो बढ़ा देगा, ठीक है. तो जितनी ज़्यादा आरबीसी होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को वो बाइंड कर पाएंगे. डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन को जल्दी छोड़ देगा. ऑक्सीजन कैन लीव, हीमोग्लोबिन कैन लीव ऑक्सीजन फास्ट एट टिश्यू लेवल. ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे बहुत जल्दी से अपना ऑक्सीजन दे देगा, क्योंकि टिश्यू को ही तो ऑक्सीजन चाहिए, आरबीसी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ऑक्सीजन किसको चाहिए? हमारे टिश्यू को चाहिए. तो हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल पे बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ देगा. एंड लास्टली बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट. तो आपको ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ क्या होगी आपके पास? आरबीसी बढ़ जाएगी और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन लिविंग जो कैपेसिटी है वो जल्दी इंक्रीज हो जाएगी. ये तो हमारे ये तो हमारे बारे में हो गया कि जब हम लोग इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे गए तो हमने क्या किया. वॉट इज़ गोइंग टू हैपन विद द पीपल हु लिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया रेगुलरली. तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है बच्चा? दे हैव जीनोटिपिक अडेप्टेशंस. क्या है इनके पास? जीनोटिपिक अडेप्टेशंस है. सो टिबेटन्स हैव इवॉल्व जेनेटिक म्यूटेशन that allows them to use oxygen for far more efficiently without the need for extra hemoglobin at high altitude. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इनके पास जेनेटिक चेंजेस हो गए, जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए हैं, नेचुरल सिलेक्शन हो चुका है इन लोगों का, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी बॉडी के अंदर जीन्स ही इस तरीके के प्रेजेंट है कि वो ऑक्सीजन को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन. तो उनके अंदर आरबीसीज का अमाउंट नहीं इंक्रीज होता, नॉर्मल आरबीसीज के साथ भी वो बहुत प्रॉपरली अपने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज जीनोटिपिक अडेप्टेशन. इससे पहले हमने जितने भी पढ़े वो सब फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन थे, और ये जीनोटिपिक अडेप्टेशन है जो तिब्बतन्स के अंदर देखने को मिलता है. Here comes your question. So mammals from the colder climate generally have ears and limbs to minimize the heat loss. कैसे प्रेजेंट होंगे बच्चों? जल्दी से आंसर दे दो मैम को. Easy peasy lemon squeezy. Let's see what's the correct answer. The correct answer is shorter. ठीक है, तो shorter हमारे पास correct answer है.
जितना कम क्या कहते हैं शॉर्टर लिम्स और ईयर्स प्रेजेंट होंगे उतना ही लेस सरफेस एरिया होगा। जितना लेस सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा कंजर्वेशन ऑफ हीट होगा। कंजर्वेशन, उतनी ज़्यादा बॉडी क्या करेगी, कंजर्वेशन करेगी हीट की। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अडेप्टेशन इन अ वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट। तो किस तरीके से बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्टेशन चलेंगे। सो इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर हैंस sorry, in most animals the metabolic reaction and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow range of the temperature, right? So बहुत ही ज़्यादा narrow range of temperature में उनका सारा metabolism काम करता है। Still there are some of the organisms that are living in a very extreme environment, right? We are going to find these organisms in a very extreme environment. For example, like there is presence of archaebacteria that can flourish in the hot spring and the deep sea hydrothermal vents where the temperature exceeds far more than 100 डिग्री सेल्सियस। इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, राइट, थर्मो एसिडोफिल्स। ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ये थर्मो एसिडोफिल्स हो गए जो हमारे पास क्या करें, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करें। नॉट ओनली दिस, हमारे पास कुछ अंटार्कटिक फिशेज प्रेजेंट है। they are going to live in the area where the temperature is low below zero, right? So zero से भी कम temperature present in the minus, and they have certain anti freezing compounds like glycerol। तो ग्लिसरॉल जैसे एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं विच प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास सर्वाइव करने में उनको हेल्प करता है। आर्के बैक्टीरिया की बात करें बच्चे, तो आर्के बैक्टीरिया क्या कराते हैं हमारे पास, द आर्के बैक्टीरिया आर गोइंग टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल मॉलिक्यूल्स, राइट। इनके पास स्टेबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और डिफरेंट टाइप की क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंजाइम्स इनके अलग तरीके के होते हैं जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, अ लार्ज वेराइटी ऑफ मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड द फिशेज लिव एट अ ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर द प्रेशर could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience। तो हमारी बॉडी के ऊपर अभी कुछ प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम वाटर के अंदर जाते हैं हमारे पास वाटर का भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है। जैसे आप कभी स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग में आप नीचे जाओगे, राइट, जितना ज़्यादा आप नीचे चलते जाओगे उतना ज़्यादा वाटर प्रेशर लगेगा। अब ये एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में सर्वाइव कर रहे हैं, ये कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं अंडर सच अ एक्सट्रीम टेम्परेचर, सॉरी अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर है, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। So what is going to happen, the swim bladder in some fishes function as a bion, float, respiratory organ, sound producer and the receptor to maintain the stability at the different water depth। तो जो हमारे पास सरफेस फिशेज होती है, राइट, सरफेस फिशेज जो होती है हमारे पास, उनके पास ये स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो स्विम ब्लैडर में क्या होता है बेटा, अंदर एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो उनको क्या करता है, बयान से प्रोवाइड कराता है, बयान बनाते हैं, दे कैन इजीली फ्लोट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं विच हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं एंड दे एक्ट एज अ रिसेप्टर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाटर। तो सरफेस फिश के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लार्ज स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होंगे, बट दीज स्विम ब्लैडर्स विल बी एब्सेंट। ये कैसे होंगे बेटा, दे आर एब्सेंट इन डीप सी फिशेज। तो डीप सी फिश जो होती है हमारे पास, इनके अंदर क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। तो डीप सी फिश के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्विम ब्लैडर एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है हमारे पास, सबसे पहली चीज, अगर किसी भी चीज में एयर प्रेजेंट है, राइट, और उस पर आप प्रेशर लगाओगे, जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास ये पेन प्रेजेंट है, ठीक है, ये पेन है, हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी जल्दी ये क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा का पूरा। बट इफ वी हैव समथिंग सॉलिड लाइक यू नो अ मेटल पीस, राइट, ये मेटल पीस है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा सॉलिड है। अगर मैं मेटल के ऊपर प्रेशर लगाऊंगी, कितना भी प्रेशर लगाती रहूं, आफ्टर अ सर्टेन लेवल वो कंप्रेस होना बंद कर देगा, है ना। मेटल मेरे पास एक लेवल के पास कंप्रेस होना बंद कर देगा, क्यों, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है। कोई भी चीज जिसमें एयर प्रेजेंट होगी वो कंप्रेस होगा और वो टूट जाएगी। जिसमें एयर नहीं है वो हमारे पास आराम से हाई प्रेशर में भी सर्वाइव कर सकता है। So the deep sea fishes do not have air bladder which allows them to survive even under such extreme pressure। ठीक है, moving forward to the next one,
Some organisms show behavioral response to cope up with the variation in their environment. For example, like desert lizards. ये क्या करते हैं? They are going to bask in sun. तो ये आराम से आपके सन में बैठे रहेंगे. जब भी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, ये बाहर आ जाएंगे, सन में बैठे रहेंगे. दे आर गोइंग टू ऑब्जॉर्ब द हीट. जैसे ही बॉडी हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी, दे विल मूव इनटू द बरोज, राइट. तो बरोज के अंदर चले जाएंगे एंड देयर बॉडी टेम्परेचर विल बी रेगुलेटेड. Same thing is going to happen with some of the burrowing organisms. So they are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. तो burrows में move कर जाएंगे. So bathing in the sun can be done. They can be moving into the burrows to maintain the body temperature. Here comes your another interactivity part, a question to check your understanding of the concept. A large variety of the marine invertebrates and the fish live at the great depth in the ocean, where the pressure could be dash times more than the normal atmospheric pressure that we experience. Okie dokie, easy peasy lemon squeezy. So the correct answer is more than 100, right? 100 से ज़्यादा का pressure present होगा. Here comes your quiz time. All the very best to you guys. And here's the first question. So read the question carefully. Which of the following habitats exhibit the average temperature exceeding 100 degrees Celsius? Let's see what's the correct answer. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Let's see what's the correct answer. And the correct answer is both A and B. That is thermal springs and the deep sea hydrothermal vents. Right? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हो जाता है. Moving forward to the next one. Oh my god, it's like a huge, large question, right? A long question. Read the question carefully. So क्वेश्चन में बेटा हमारे पास एक तो असर्शन दिया हुआ है. So the question is saying a person goes to the high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation. Reason: due to the low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. So क्या है बेटा? High altitude. So this is altitude sickness. Read the question carefully.
Fine kids, 3, 2, 1, time starts. So let's see what's the correct answer. The correct answer for this particular question is both the assertion and the reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, right? तो ये हमारे पास सही है क्योंकि हमारे पास जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं हमारे पास एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, देयर इज हार्ट पाल्पिटेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और बॉडी को कम ऑक्सीजन मिल पाती है। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट and the reason is correct explanation of assertion. Here comes your next question. Match the column 1 with column 2, the list 1 with list 2. Okay, kids, 3, 2, 1, time's up. Let's see what's the correct answer, and the correct answer is option A, right? So Allen's rule के according क्या हो जाएगा? It is applicable on your polar seal, right? जहाँ पे हमारे पास less surface area present होगा. Physiological adaptation is shown by your kangaroo rat. This is going to have the oxidation of the fat, which is a physiological feature. Behavioral adaptation is shown by your desert lizard that is basking in the sun. Along with this, the chemical adaptation is shown by the marine fishes at the depth, right? So this is the correct answer and option A is your correct. Okay? So with this, we are done discussing about your response to the abiotic factors and the adaptations that the organism show. With this, kids, I'm going to say you bye-bye. Thank you so much for this amazing session. I hope you guys have enjoyed it. So don't forget to hit the thumbs up button, share the video and subscribe to the channel if you guys haven't subscribed yet. Till then, always keep on smiling. Don't forget to read your NCERT. And lastly, kids, very, very important, that make sure that you guys are putting all your hard work into it, right? जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो पूरा अपना हार्ड वर्क दे दो, पूरा अपना मेहनत लगाओ इस चीज़ के अंदर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू पे यू समथिंग रियली वेरी स्पेशल इन द अपकमिंग फ्यूचर. Till then, kids, bye bye everyone. See you guys.